हम बात करते हैं रे ऑप्टिक्स की। रे ऑप्टिक्स में अभी हम देखेंगे सबसे पहले ऑप्टिक्स यूनिट की स्टडी कर रहे हैं हम आरपीएससी एसीएफ के लिए। रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स में क्या है कि एक सरफेस है, उस पर एक इंसिडेंट रे आई, उससे एक रे रिफ्लेक्ट हो गई, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये जो सरफेस है तीनों क्या एक, और इसके जो पॉइंट होगा ये, इसको बोलते हैं अपन नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल तीनों एक ही सरफेस के एक ही पॉइंट पे होंगे, ठीक है। और ये एंगल आई इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये होता है एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या है, इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्टेड रे आई, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल आर लाई इन सेम प्लेन, कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस की अगर मैं बात करूँ एक मिरर के लिए, तो सबसे पहले मैं एक मिरर लूंगा। मिरर के यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, यहाँ पे कोई इमेज में बना रहा हूँ, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी ना, तो ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी डिस्टेंस पे है उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज बराबर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। इमेज का जो ऑब्जेक्ट का जितना साइज हमारे ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही प्लेन मिरर में हमारी इमेज का साइज होगा। बाकी वेलोसिटी की बात करूँ तो अगर इमेज इस x प्लस एक्स डायरेक्शन में इस b वेलोसिटी से भागेगी, वो ऑब्जेक्ट अगर प्लस एक्स डायरेक्शन में b वेलोसिटी से जाएगा, तो इमेज माइनस एक्स डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जाएगी, मतलब उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू x बराबर माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू x। और अगर मिरर जिस डायरेक्शन में मिरर b वेलोसिटी से भागेगा उसी डायरेक्शन में इमेज 2b वेलोसिटी से जाएगी, तो 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये हमें याद रखना है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल टिल्ट कर दूं तो इमेज भी मेरी थीटा एंगल टिल्ट हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। ठीक है साहब। उसके बाद अगर हम बात करें, मैं अगर नंबर ऑफ इमेजेस की बात करूं तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा, अगर मैं 2 मिरर ले लूं, 2 मिररों को एक पर्टिकुलर एंगल पे, मैंने 2 मिरर लिए एक पर्टिकुलर एंगल पे है, वो दोनों मिरर उनके बीच में यहाँ पे मान लिए मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। अब मैंने इस 360 से इस थीटा को डिवाइड किया, और उस थीटा की वैल्यू 360 अपॉन थीटा की वैल्यू क्या मान ली मैंने n। तो कोई पूछे मुझसे कितनी इमेज बनेगी इसके बीच में, तो उस n, अगर उस n की वैल्यू इवन आई तो नंबर ऑफ इमेज बनेगी n-1, और उस n की वैल्यू ओड आई और ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे है, एंगल बाइसेक्टर पे है मतलब अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पे, जो ये 30-30 बना रहा हो, तो भी इसकी वैल्यू कितनी होगी इमेज की n-1। और अगर n इक्वल टू 360 अपॉन थीटा ओड है और नोट एन एंगल बाइसेक्टर पे इमेज नहीं है, तो इसमें बन जाएगी n, नंबर ऑफ इमेजेस बन जाएगी n। यहाँ पे कोई दिक्कत, बिल्कुल ठीक। अब हमें एक चीज और याद रखनी है, इंसिडेंट रे का जो मीटिंग पॉइंट होता है ना, वो क्या होता है ऑब्जेक्ट, मतलब जहां मिलती हुई अपन को इंसिडेंट रे दिखेगी। और रिफ्लेक्टेड रे का मीटिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, इमेज। एक तरीके से अपन किसी में भी देखें, जैसे इस डायग्राम में मैं देखूं तो यहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है, तो इन दोनों का मीटिंग पॉइंट हमें क्या दिख रहा है, ये, तो ये हमेशा हमारा ऑब्जेक्ट होगा। और ये दो रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, तो इन दोनों का मीटिंग पॉइंट हमें पीछे मिलता हुआ दिख रहा है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी एक तरीके से इमेज, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं रिफ्लेक्शन एट कर्व सरफेस, अगर मैं कर्व सरफेस के रिफ्लेक्शन की बात करूं तो कर्व सरफेस में क्या होता है, एक तो होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर कौन सा होता है, जिसमें बाहर की सरफेस पॉलिश हो और अंदर की सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर होता है जिसमें अंदर की सरफेस हो अपने पॉलिश हो और बाहर की सरफेस क्या हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। तो ऐसा मिरर कॉन्वेक्स, और ये कौन सा हो गया, कॉनकेव मिरर। अब हमेशा एग्जाम्स में ज्यादातर इनके यूजेस पूछे जाते हैं, तो हमेशा हमें याद रखना है कॉनकेव मिरर क्या होता है, लाइट रे को कन्वर्ट करता है। इसके लिए इसका यूज अपन कहाँ पे करेंगे, जहाँ पर उनको ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट चाहिए एक तरीके से, तो शेविंग मिरर, जहाँ पे ताकि हमारा चेहरा अच्छे से दिखे, उसमें सर्च लाइट में, सिनेमा के प्रोजेक्टर में, टेलीस्कोप में अगर अपन बात करें, ईएनटी स्पेस जो डेंटिस्ट होता है वो दांतों को देखने के लिए इसका यूज करता है। अगर कोई पूछे कॉन्वेक्स मिरर को अपन किस चीज में यूज करेंगे, तो कॉन्वेक्स मिरर की एक खासियत होती है कि वो लाइट रे को एक्सपेंड कर देता है, फैला देता है, इसलिए इसका यूज हम करेंगे रोड लैंप में, साइड मिरर इन व्हीकल में, ठीक है। ओके अब मैं इमेज फॉर्मेशन की बात करता हूं फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन की हमेशा ध्यान रखनी है। इमेज फॉर्मेशन का एक हमेशा नियम है कि कोई भी रे कहीं भी कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो इन्फिनिटी से आएगी, तो उसका जो इमेज बनेगी, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो उसकी इमेज हमेशा फोकस पे बनती है। पहला नियम तो ये कहता है। दूसरा नियम क्या कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर आर पे है तो उसकी इमेज आर पे ही बनती है। और तीसरा नियम क्या कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर एफ पे है, फोकस पे है, तो उसकी इमेज बनेगी अनंत पे, मतलब इन्फिनिट पे, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अब यहां से हम सारी इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बन रही है, ये 1 है तो ये भी 1, तो
फोकस पे। अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और आर के बीच में है तो इमेज कहाँ से बनेगी, फोकस और आर के बीच में, और आर पे इसकी साइज एकदम सेम होती है, तो ये दोनों बराबर। ऑब्जेक्ट अगर आर से एफ जाएगा तो इमेज आर से इन्फिनिटी जाएगी। जब ऑब्जेक्ट एफ पे रहेगा फोकस पे तो इमेज रहेगी इन्फिनिटी पे, ये दोनों। और जब ऑब्जेक्ट एफ से पोल पे आने की कोशिश करेगा तो इमेज भी इस डायरेक्शन में इधर की साइड के इन्फिनिटी से पोल पे आने की कोशिश करेगी। तो कॉनकेव मिरर का मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन बता दिया है, इसको बेसिकली याद रखना, कई बार एग्जाम्स में एक दो क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं। एक होता है इरेक्ट इमेज और इन्वर्टेड इमेज। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के एक ही साइड है ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों, तो इस इमेज को हम बोलते हैं इरेक्ट इमेज। और अगर ऑब्जेक्ट और इमेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के इमेज होती है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के इन्वर्टेड साइड होती है, मतलब उल्टी साइड होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपोजिट साइड होते हैं तो इन्वर्टेड इमेज। कोई दिक्कत नहीं है। अगर पोल के लेफ्ट हैंड साइड मतलब रियल साइड है ऑब्जेक्ट और इमेज, तो उसको बोलते हैं रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज। वर्चुअल साइड है तो उसको बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज। इसमें भी शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ मिरर फॉर्मूला की। मिरर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। हमें हमेशा याद रखना है एक चीज, हमें हमेशा साइन कन्वेंशन के समय याद रखनी है कि इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन होती है ना वो पॉजिटिवली जाएगी। मतलब इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में आप जाओगे तो आपकी डायरेक्शन ऑलरेडी नेगेटिव कंसिडर की जाएगी। जैसे यहाँ से ये, अगर कोई पूछे मुझसे ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में कोई मुझसे फोकल लेंथ पूछे कि नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी, तो इसमें हमारी इंसिडेंट रे इधर से आ रही है प्लस एक्स डायरेक्शन में। अब मुझे पोल से फोकस लेंथ निकालना है तो मुझे माइनस एक्स डायरेक्शन में जाना पड़ेगा ना, इसलिए इसकी फोकल लेंथ क्या जाएगी, नेगेटिव। इसलिए मिरर फॉर्मूला में 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, जहां पे f क्या है फोकल लेंथ, v क्या है कि भाई डिस्टेंस मेरी कितनी, इमेज मेरी कितनी डिस्टेंस पे बन रही है, ठीक है, p से कितनी डिस्टेंस पे बन रही है। अब हमेशा एक याद रखना, अगर इमेज मेरी b की वैल्यू क्या आई नेगेटिव, तो इमेज मेरी इस साइड बनेगी p से इतनी डिस्टेंस पे, और b की वैल्यू अगर मेरी पॉजिटिव आई तो इमेज मेरी इस साइड बनेगी। ये चीज आपको बेसिकली समझनी होगी। u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट हमारा कितनी दूर रखा हुआ है हमारे पोल से। तो सारे साइन कन्वेंशन हमेशा पोल से लिए जाएंगे, ये बात हमें विशेषकर ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद बात करता हूं मैं मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन क्या होता है हमारा, कि हमारी इमेज कितने गुना बनी है, कितने टाइम्स बनी है, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, इमेज ऑब्जेक्ट की कितना गुना है, इसका रेशियो होता है एक तरीके से। इसको अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं -v/u। ये भी हमें याद रखना। अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए साइन कन्वेंशन की बात करूं तो मैंने क्या बताया था, इन्फिनिटी पे कोई इमेज हो तो वो फोकस पे बनती है, तो इसमें इन्फिनिटी पे इमेज ऑब्जेक्ट है, ये रे टकरा के रिफ्लेक्ट हो गई, इसका मीटिंग पॉइंट क्या, रिफ्लेक्टेड रे का मीटिंग पॉइंट ये फोकस, ठीक है। तो यहीं पे हमारी इमेज बनती है। तो यहाँ पे तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज बनेगी फोकस पे, और इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट अगर पोल की साइड आ रहा है तो इमेज फोकस से पोल की साइड आएगी। ये हमें इसकी ध्यान रखना है। तो कॉन्वेक्स मिरर की एक तरीके से फोकल लेंथ इस डायरेक्शन में है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, इसलिए इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव कंसिडर कर ली जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं अगर बात करूं रिफ्रैक्शन की, रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसमें जो सारा चेंज आता है उसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन, ठीक है। एक मीडियम से दूसरी मीडियम में ट्रेवल करना। अब मीडियम में ट्रेवल करते समय होता क्या क्या है कि अगर मैं बात करूं, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और यह है μ2, एक तरीके से ये हवा मान लिया, ये पानी मान लिया, इस तरीके से। तो जब भी लाइट रे अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो इसका इंसिडेंस एंगल हो गया ये तो आई, और इसका एक क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल। कौन सा, पहले रिफ्लेक्टेड एंगल था, अब है रिफ्रैक्टेड एंगल। तो ये एंगल आर कौन सा हो गया हमारा, रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। तो जब लाइट रे एक से दूसरे में पास होगी तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। एक लो याद रखना रिफ्रैक्शन में, जब भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो लाइट रे कन्वर्ज किसकी तरफ झुकेगी, नॉर्मल की तरफ। और जब भी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, एक तरीके से इसको मैं देखूं यहां से जाती तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती, ठीक है। उसके बाद एक स्नेल साहब आए, स्नेल साहब ने एक लो दिया था इसके लिए। स्नेल साहब ने क्या कहा था कि पहले वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू इसका साइन एंगल, तो μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r, तो μ2 अपॉन μ1 बराबर sin i अपॉन sin r, तो यहां से μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r। इंपोर्टेंट लो है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इफ लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, जब भी लाइट रे एक मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रेवल करती है तो उसमें होता क्या है कि अगर मैं इसका 1 μ2 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालूं तो μ2/μ1 बराबर b1/b2 बराबर λ1/λ2 और sin i sin r के रेशियो के बराबर होता है, इस μ2 और μ1 का रेशियो। ये हमें याद रखना है, ठीक है।
उसके बाद अगर मैं बात करूं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है? एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि जब भी इंसिडेंस एंगल, जब भी डेंसर मीडियम से रेयरर में जाएगी तो यह है अपना इंसिडेंस एंगल, यहां से डेंसर मीडियम से गई रेयरर में तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई, हुई कि नहीं हुई? अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर मैं इंसिडेंस एंगल बढ़ाता जाऊं और ये अवे फ्रॉम नॉर्मल होती जाएगी तो इंसिडेंस एंगल मेरा जब जो होगा, जिसपे रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा? रिफ्लेक्टेड एंगल 90, मतलब यहां से इमेज गई और यहां से बिल्कुल सतह के पैरेलल जा रही है, उसके बाद मतलब रे जा गई और उसके बाद रे सतह के बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी सरफेस के, ठीक है। इससे जस्ट और मैं थोड़ा सा और अगर मैं बढ़ा दूं तो यहां से मेरी रे रिफ्लेक्ट होकर वापस पानी में आ जाएगी, क्योंकि आरसी फिर 90 से बड़ा हो जाएगा। तो इस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये हमें याद रखना है। इसमें अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं तो क्या है? म्यू डी साइन आई सी, ठीक है। पहले वाले का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और इसका साइन एंगल, दूसरे वाले का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू आर और साइन 90। म्यू डी साइन आई सी इक्वल टू म्यू आर साइन 90, साइन आई सी क्या जाएगी? म्यू आर अपॉन म्यू डी। तो आई सी इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। कौन सा एंगल बोलते हैं इसको? क्रिटिकल एंगल। कई बार एग्जाम्स में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एग्जांपल ही पूछे जाते हैं। तो लूमिंग मिराज, मिराज होता क्या है? एक्चुअली हमें याद होगा कि रेगिस्तान के अंदर अगर अपन डेजर्ट इलाके में देखें तो हमें पेड़ों की छाया या पानी जैसा वहां पे बनता हुआ दिखाई देता है। ये सब किसके कारण होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। तो डायमंड की ब्रिलियंस, ऑप्टिकल फाइबर, फील्ड ऑफ विजन ऑफ फिश, ये सारी चीजें किसके कारण होगी? अपनी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक है। ये हमें याद रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस, कर्व सरफेस से रिफ्लेक्शन की अगर हम बात चलाएं तो रिफ्लेक्शन कैसे करते हैं? ये पोल है, इससे यहाँ पे यू डिस्टेंस पे क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है मान लिया। तो यहाँ से इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट रे का मीटिंग पॉइंट क्या गया? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे निकली आई और ये रिफ्लेक्ट हुई, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करा, ठीक है। इसका मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू टू। तो म्यू वन से म्यू टू में ये गई, बीच में क्या है हमारा? ये इसके पोल, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम यू कंसिडर करते हैं, इमेज की डिस्टेंस को हम बी कंसिडर करते हैं। अगर मैं पूछूं पोल से अगर मैं साइन कन्वेंशन करूं तो यू की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी? आप ही बताइए, क्योंकि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है। अब हमेशा याद रखना इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, तो इससे हमें उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए यू हमारा नेगेटिव हो जाएगा। और पोल से हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जा रहे हैं तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, इसलिए बी मेरा पॉजिटिव होगा, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस का, क्या होता है? जनरल फॉर्मूला, बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, ये हमें याद रखना है। एक्चुअली क्या होता है? म्यू टू बाई बी माइनस म्यू वन बाई यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, ठीक है। इसका कोई मैग्निफिकेशन पूछे, यहाँ पे म्यू वन और म्यू टू दो टर्म आ गई, तो म्यू वन बी अपॉन म्यू टू यू बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? मिरर वाला पार्ट कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं लेंस की, तो लेंस क्या होता है? ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जो दो सरफेस से बाउंड हो। तो दो अपने रिफ्लेक्टिव सरफेस ले ली, ये दो, इनसे जो बनाया तो ये कौन सा मिरर लेंस बना? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। जो और लेंस अगर मैं बात करूं, ये दो इस टाइप के दो सरफेस ले ली तो उनसे बना कॉनकेव लेंस, ठीक है। याद रखना लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। मिरर फॉर्मूला होता था 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। याद रखिएगा लेंस फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, ठीक है। उसके बाद में लेंस मेकर फॉर्मूला भी कई बार पूछ लिया जाता है। लेंस मेकर फॉर्मूला अपन क्या करते हैं कि हमारा लेंस कितनी पावर का होता है, कितनी पावर का होना चाहिए, उसकी वैल्यू होता है 1/f। तो 1/f बराबर क्या हो जाता है? म्यू रिलेटिव माइनस म्यू वन। म्यू रिलेटिव क्या होता है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर माइनस वन, और ब्रैकेट में क्या होगा? 1/r1 माइनस 1/r2, दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो दो आती है इसकी, ठीक है। याद रखिएगा पोल से साइन कन्वेंशन करना है और रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूं यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स रे को कन्वर्ज करता है, ये सारी रे को कन्वर्ज कर देगा, एक जगह ला देगा। और कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा? इनफाइनाइट से रे आई, इसको एक तरीके से फैला दी, ठीक है। यहाँ पे उल्टा होता है, मिरर में क्या होता है? कॉनकेव और कॉन्वेक्स का सिस्टम अलग होता है। वहां कॉनकेव मिरर उसको क्या करता है? सेंट्रलाइज करता है इमेज को और ये फैला देता है, ठीक है। उसके बाद में तो यहाँ पे इसने इमेजेस को अपनी केंद्रित करी, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें फोकल लेंथ क्या होगा? एक तरीके से पॉजिटिव इस डायरेक्शन में, और इसका फोकल लेंथ क्या होगा? एक तरीके से नेगेटिव, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में मेजर करना पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रिज्म की, ठीक है। प्रिज्म की अगर मैं बात करूं तो ये मान लो मेरी प्रिज्म है। प्रिज्म क्या है? एक तरीके से रिफ्लेक्टिव सरफेस है, जो किससे बनी होती है कि दो तो उसमें ट्रायंगुलर फेस होते हैं, जैसे अपन ऐसे देखते हैं, और एक तरीके से आप देखोगे दो तो ट्रायंगुलर हो गए, तो एक, दो और तीन, तीन कैसे होंगे? रेक्टेंगुलर। तो तीन तो रेक्टेंगल और दो ट्रायंगल, इन दोनों फेसेस से क्या बनती है? हमारी प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म से मैं इंसिडेंट रे डाली तो ये पहली बार रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद दोबारा, अब इस रेयर से डेंसर में आप देखिएगा ये नॉर्मल रहा, इंसिडेंट रे आई, ये एंगल आई है, रेयर से डेंसर में आई तो नॉर्मल की तरफ झुक गई, ठीक है, नॉर्मल से।
इंसिडेंट से ये नॉर्मल रहा, इसका नॉर्मल ये है, सॉरी ध्यान दीजिएगा, इसका नॉर्मल क्या है ये एंगल आई ये हो गया। अब इंसिडेंट रे ऐसे आई हो जानी थी बिल्कुल इस डायरेक्शन में, बट ये इस डायरेक्शन में मुड़ गई अब टुवार्ड्स नॉर्मल। अब ये इस में ट्रेवल करेगी, उसके बाद ये वापस डेंसर से रेयर में जाएगी, तो ये ऐसे कैसे ही जानी चाहिए। अब इसके बाद ये कितनी यहाँ पे घूम जाएगी, अब फ्रॉम नॉर्मल हो गई, ठीक है। तो ये अब इसमें टोटल कितना, कोई बोले कि कितना डेविएशन आया, सीधी सीधी ऐसी जानी थी यहाँ से यूँ आके सीधी, अब ये कितना डेविएट हुई यहाँ पे, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे तो मेरी यही है ना, तो इमर्जेंट रे जो बाहर निकली है, तो ये क्या होता है एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। अब यहाँ पे ये एंगल ए, ये वाला एंगल कौन सा है, एंगल है, इसको अपन बोलते हैं प्रिज्म एंगल। और प्रिज्म एंगल की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे जो एंगल R1 दिख रहा है यह एंगल R1, और ये कौन सा एंगल है, यह एंगल R2, ठीक है। तो एंगल R1 और R2 का दोनों का सम होता है वो प्रिज्म एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल 1 प्लस रिफ्लेक्टेड एंगल 2, ठीक है। कोई बोले डेविएशन की, अगर कोई मुझसे बात करे तो डेविएशन क्या होता है, I प्लस E माइनस ए, मतलब हमारा इंसिडेंस एंगल E क्या है, ये एंगल ऑफ इमरजेंस कितने से निकला है बाहर यहाँ से, ठीक है। तो ये एंगल E है एक तरीके से, एंगल ऑफ इमरजेंस, माइनस ए क्या है प्रिज्म एंगल। तो डेविएशन ये पूरा, कोई पूछे डेविएट कि प्रिज्म से इस रे को मैंने गुजारा और ये कितनी डेविएट हुई, यहाँ से यहाँ तक डेविएट हुई, तो इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, डेल्टा इक्वल टू I प्लस E माइनस ए, इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इमरजेंस और प्रिज्म एंगल, ठीक है। अब अगर इन दोनों का हमसे प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ ले तो इसका साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 अपॉन साइन ऑफ A/2, ये आपको याद रखना है, ठीक है। थिन प्रिज्म के लिए डेविएशन की वैल्यू क्या होगी, A इन ब्रैकेट में म्यू माइनस 1, ठीक है, ये भी याद रखना। एक डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, डिस्पर्जन क्या होता है कि जब भी अपन व्हाइट लाइट को मान लिया किसी प्रिज्म में से गुजारा तो वो अपने 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, मतलब सातों पार्ट में टूट गई एक तरीके से, तो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स डिफरेंट कलर्स, ठीक है, तो डिस्पर्जन, तो इसमें ये व्हाइट लाइट टूटी। अब एक चीज हमेशा हमें याद रखनी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसकी वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ही कम होगी, और जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी जिसके लिए, तो वो उतना ही दूर जाएगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी होगी वायलेट की, इसलिए वायलेट सबसे दूर गया। रेड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम हुई तो रेड सबसे पास रहा, तो ये स्प्लिटिंग हो गई, ठीक है। तो लेमडा मैक्सिमम किसका आया, रेड का, म्यू रेड का कितना हुआ मिनिमम, और डेविएशन मिनिमम, ठीक है। ये हमें याद रखना